होप डॉट प्रोडक्ट के सारे पीडीएफ में से प्रॉब्लम बना के आए हो। तो भी क्या हो डॉट प्रोडक्ट के कॉलम तो हार्डली अभी जो भी करके आए उसमें से कोई डाउट तो पहले वो निकालो। पहले शंका फिर लंका। यूनिफॉर्म नहीं मिला है अभी दिखाने मिला तो तुमने बोला था ये कौन जीपीपी मॉड्यूल मॉड्यूल में डीपीपी 4 का 11 ये मॉडल अच्छा वो पीडीएफ बाकी लोग करके ही नहीं आए क्या हो डाउट है बोल ना एक्सरसाइज 1 में अच्छा इंडेक्स वाला भी है इसका नाम बताते हैं सेकंड पीडीएफ 73 सेकंड पीडीएफ में एक्सरसाइज में 58 65 73 74 तो साले पीडीएफ इंडेक्स वाला 70 374 सर 99 100 और 102 इसमें हाँ 99 100 सब लोग है ना संडे को अपडेट रहा करो कि हमें क्या क्या पूछना है सर 91 एक्सरसाइज एडवांस 23 का पीडीएफ ये वेक्टर्स और डीपीपी मैं डीपीपी 7 का क्वेश्चन 8 सेकंड पीडीएफ में 84 सेकंड पीडीएफ में 84 सर 89 अब बहुत हो गया सेकंड पीडीएफ में यार 89 तो जो एक्सरसाइज 2 वाला पीडीएफ है एक्सरसाइज 2 है और 23 चलो बस पहले अब इसको करते हैं निकालो फटाफट निकालो एक्सरसाइज 1 बोले तो कौन पीडीएफ एक्सरसाइज 1 वहाँ
13 पेजेस था ना। चलिए डॉक्स में जाके 13 पेजेस वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 मिल गया सबको? क्या दिया है? इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, its components in yz plane, its component in yz plane, कुछ नारी गायब है क्या? हमें इसका कंपोनेंट a y z और a z x निकालने का है पापा। इसका क्या तकलीफ हो गई? y z मतलब y और z का नहीं बोला है। y z में अगर निकालना है तो y z प्लेन का क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट का रिजल्ट है 9 + 16 5, और zx का निकालना हो तो x और z का रिजल्ट है √4 + 4 + 16 + 4 5 × 4 लिखो उसको, तो 2√5। अरे जोड़ गए। चलिए 58 पर आ जाओ। अब जिसने भी नंबर बोले ना वो अपना स्पेसिफिक डाउट बोलो, उसको कहाँ कंफ्यूजन हुआ है? इसका किसका था? अरे क्या कंफ्यूजन था? y z नहीं समझ में आया ना? y और z कोऑर्डिनेट एक कंपोनेंट भी वो आपने दिया था। वही गलत चीज थी। इसका तो कंपोनेंट सिर्फ yz प्लेन और xz प्लेन में देखना था, तो ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म में तो है ही। अभी समझ में आया? ऑलरेडी कोई चीज अगर दे रखी तो कंपोनेंट फॉर्म में ही है वो तो। चलो 58 arrange the dot product in increasing order. 58 sir. 59 अच्छा 58. Let F be the force acting on a particle having position vector r. अच्छा तुमको अभी टॉर्क नहीं पता है ना, इस कारण नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी आज क्रॉस प्रोडक्ट के इसमें टॉर्क का एप्लीकेशन भी कर रहा हूँ। हम जो रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे आज से 6 चैप्टर के बाद 7 चैप्टर के बाद, उसको आज ही देखेंगे, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्मूला ही वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो उस चीज को हम लोगों ने 4 ऑप्शन में डॉट के फॉर्म में दे दी। तो पहले वो समझाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसी के साथ एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। हाँ अभी इसको नहीं अभी आज ही हो जाएगा, ये आज ही करेंगे। नहीं चल पाए पहले थोड़ा टॉर्क का फंडा समझाऊंगा, रोटेशनल मोशन की दुनिया में लेके जाऊंगा, वो एक दुनिया ही अलग है। 63 a vector perpendicular to the vector and having, अच्छा एक वेक्टर है जो i + 2j के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3√5 भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अरे थीटा 90 cos 90 0। तो यानी 4 ऑप्शन में जो दे रखे उन लोगों ने, उनके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो पहले तो कि किसके साथ 0 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन के साथ अगर डॉट करूंगा
तो 1 into 3 4 6 into 2 12 0 नहीं होगा, अरे दोनों प्लस प्लस में है, प्लस वाले तो देखो ही मत, माइनस वाले देखो सीधे। 6 into 1 6 माइनस 6, सेकंड वाले में 0 आ रहा है, और देखो अभी माइनस वाला और है, 3 ऑप्शन देख अब चेक करेंगे। फिर 4 1 जा 4, तीसरे के साथ भी डॉट 0 हो रहा है, चौथा 1 1 जा 1, चौथे के साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0। तो यानी अब अपने को दूसरी कंडीशन फिट करनी पड़ेगी कि साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, 3√5। तो सेकंड और फोर्थ में देखो किसका मैग्नीट्यूड 3√5 है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 45, 45 को लिख दिया 3 into 5 into 9, तो ये हो गया 3√5, यानी 3√5 सेकंड वाले ऑप्शन के साथ आता है। अरे समझा, कोई दिक्कत? चलो फिर आ जाओ 69। 69 क्या कहता है, इफ वेक्टर A इक्वल टू m टाइम्स B प्लस C, तो इसमें ये जो m है उसे इन 4 ऑप्शन में से क्या लिख सकते हैं, ऐसा उसने पूछा है। कोई दिक्कत कि m की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से क्या होगी, तो यहां से दिख रहा है कि ये a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अरे mb हो रहा है, नीचे और बैक। तो एक कंडीशन तो ये उसने हमें डाल रखी है, और चारों ऑप्शन में जाके देखते हैं तो डॉट्स के रिस्पेक्ट में लिखी चीजें, अरे डॉट्स के रिस्पेक्ट में है, ओके ठीक है। तो ऐसा करो, अपन ओरिजिनल इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में ही पहले पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ बी से डॉट कर दें। तो बी से अगर डॉट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी डॉट बी इज इक्वल टू एम बी डॉट बी। अरे ऐसा लिखेंगे, LHS में भी किया और RHS में भी किया, तो ये क्या हो गया, a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी डॉट बी क्या होता है, यानी m की एक आंसर ऐसी हो सकती है, ऑप्शन में सेट करना। अरे जॉब में ये आपको क्या सपने आएगा कि ऐसा करना है, तो यानी अपने मन से नहीं करना है, ऑप्शन देखना से पहले क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ऑप्शन में मैंने देखा क्या बी के साथ डॉट है, तो पहले बी के साथ डॉट करके देख लिया, वो पहले ही सेट हो गया, कोई दिक्कत। चलो फिर आ जाओ एक्सरसाइज 2, यानी वो कितने 9 पेज का था, 9 पेज वाले पीडीएफ पर आ जाओ। नाइन पेज वाले पीडीएफ पर आ जाओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 60 बोला है, a particle moves in the xy plane under the action of force F such that the value of its linear momentum, है ना, फिजिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, कि लीनियर मोमेंटम एट एनी टाइम t, उसका x कंपोनेंट देखो 2 cos t दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos t I कैप,
और y कंपोनेंट 2 sin t दिया है, तो हम लिख सकते हैं 2 sin t j कैप। x दिया y दिया, नहीं छोड़ रहे। नेक्स्ट कंपोनेंट को हमेशा i से मल्टीप्लाई करने का, y कंपोनेंट j से। जब किसी वेक्टर को अपन ने रिजोल्यूशन में वो वाला केस पढ़ा था कि वेक्टर किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो अपन क्या करते थे, फ्रेम बनाओ और रिजॉल्व करो, फिर चेक करो कि x में कौन जा रहा है उसको i से मल्टीप्लाई करो और जो y में जा रहा है उसको j से। तो यहाँ ऑलरेडी दे रखी थी वैल्यू। चलो क्या निकालना है, द एंगल थीटा बिटवीन p एंड f एट अ गिवन टाइम t। अच्छा, t टाइम पर इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालो, एंगल निकालो। तो हमने क्या कोई केस पढ़ा है टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर के नाम से? पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ना। सचिव से निकाल से तो बोले कब पढ़ा, अरे पिछले हफ्ते किया ना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किया था एक केस। और फिर उस समय चिल्ला चिल्ला कहा था कि पूरी फिजिक्स में सबसे बढ़िया मेथड होती है एंगल निकालने की डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल आ सकता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या एक वेक्टर आया था ना, तो उससे कभी नहीं निकालना, डॉट से करो। तो डॉट से अपन ने निकालने का क्या तरीका सीखा था, p डॉट q अपॉन मॉड p इंटू मॉड q, याद है? तो f डॉट p अपॉन मॉड f इंटू मॉड p। अरे ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, f। तो थोड़ी सी फिजिक्स, आई होप इतनी फिजिक्स सबको याद होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स। अरे याद है फोर्स का फॉर्मूला? तो क्या मैं लिख सकता हूँ, f को dp बाय dt, और चलेगा कोई दिक्कत, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंस्टेंटेनियस वेरिएशन। तो कर दो इसको डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, -2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप। अरे होगा, तो लोगों को शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि बिना डिफरेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन, बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना वेक्टर के फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, फिर वो भारी हो जाएगी, तुम्हारे बोझ हो जाएगी फिर। और इसको सीखना कोई स्पेशल काम है क्या? अरे वो तो है ही तुम्हारा मैथ मेन सब्जेक्ट, तुमने लिया ही मैथ है, कोई दिक्कत यानी उससे चिढ़ना नहीं है, उनसे प्यार मोहब्बत करनी एकदम शिद्दत से। ऐसी ऐसा तगड़ा इश्क होना चाहिए, मरने की तैयारी होना चाहिए। कैसा इश्क, मरने की तैयारी होना चाहिए। कोई सी मूवी थी, मुझे याद आ गया इस वाले सेंटेंस से। एक मूवी परेश रावल कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो परेश रावल जब वो कॉमेडी करता है तो बहुत अच्छी करता है, और जब वो विलेन बनता है तो विलेन भी बहुत अच्छा बनता है। उसकी किसी तो एक मूवी में वो अपनी गैंग के कुछ लोगों के साथ बैठता है, और उसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है, और ऐसे अपने कुछ बुजुर्गों को बताता रहता है कि इश्क करो तो एकदम तगड़ा इश्क होना चाहिए, मरने की तैयारी होना चाहिए, मरने की, गोली मार दी। शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो एक्चुअली शॉर्ट देखते ही सब हंसी आती है। मतलब वो समझा रहा था कि यार मरने की तैयारी होना चाहिए, उस चक्कर में वो अपनी एक फीमेल कैरेक्टर को क्या करता है, गोली मारता। बोले कल रात को बोल रहा था शाम को पिक्चर 9 से 12 हम पिक्चर देखने चलेंगे, नहीं मानी, फिर इसको क्या मार दिया। तो ना छोटी छोटी बातों पे हंसी नहीं आती है ना, और हम छोटी बड़ी बातों पे नहीं हंसते साहब, हमारा लेवल बहुत ऊपर है। वो ऐसा बोलते थे मुझे याद आ गया। चलो करो इनका डॉट प्रोडक्ट करो। I से I, तो -4 sin t cos t, j से j प्लस 4 sin t cos t। अब नीचे का लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही करिए ना, तो आंसर क्या हो गया, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 का होता है 90। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई,
यानी एफ और पी के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? जब आगे फिजिक्स स्टार्ट होगा और जब अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो थोड़ा अब एडवांस में जाएंगे अपन ओलंपियाड लेवल्स पर, उनकी शीट दूंगा मैं आपको, वो जो वही शीट जो सीओ में देता हूँ बच्चों को ऑनर। अब अगर वही चीज यहाँ प्रोवाइड हो रही है तो हम आप में से बनना ही चाहिए फिर वाला रहेंगे। एक दिन अवसर वही दे रहे जो शिष्य चलने में वहां पर हैदराबाद के बच्चों को दे रहे हैं, तो आपको बनना ही पड़ेगा ना। अरे उस शीट का डाउट भी तो पूछोगे ना, तो आपको हम कराएंगे ना। बहुत बेकार प्रॉब्लम हो गया, ऐसे हर एक ही प्रॉब्लम में सब लग जाए, पूरा मैथ्स भी और फिजिक्स का भी कम ज्यादा हो सकती है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बदलेगा क्या? अरे कम मैथ्स हो या ज्यादा मैथ्स हो, सेकंड लॉ जैसा है, यानी फिजिक्स कम ज्यादा नहीं होती, सच उतना ही रहता है। सच अगर घटे या फिर बढ़े तो फिर वो सच ना है। समझ में? सच अगर थोड़ा सा क्या हो जाए, घट जाए या फिर थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो सच ना रहे। और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं, कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, झूठ तो झूठ ही रहेगा ना। अरे समझ में आ रही है? तो इसी फिजिक्स है, फिजिक्स जितनी है उतनी रहेगी, बस उसमें बढ़ता घटता क्या है। आपको मैथ्स बहुत स्ट्रांग रखना है, शुरू से बोलता आ रहा हूँ फर्स्ट डे से आप लोग, और बोलता रहूंगा एंड तक। क्या हो गया? तो वो तो शुरू से लिख दिया था ना, फिर लिखे नहीं? EXC2 में क्वेश्चन 16। चलिए 23 पर आ जाओ। रेजनिक के या इरोडो के जो फॉर्म में बोर्ड पे लोगों को आपको दिखाई देगा क्या? फिजिक्स तो शुरू में लगा था, उसके बाद तो ये पूरा बोर्ड भर के यहाँ जाके आंसर आया, तो क्या करने में मैथ्स करते गए। मैथ्स की अगर प्रैक्टिस ही नहीं है, मैथ्स की टेक्निक ही नहीं बनी हमने हमारी खुद की, हाँ टीचर की नहीं, खुद की। हर बच्चे की अपनी खुद की होती है, वो अपने हिसाब से मैथ्स करता है, तो फिर वो वैसे प्रॉब्लम देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि अपना एडवांस बैच है तो हम तो यार जबरदस्ती दिखाएंगे। एक बच्चा भी कन्वर्ट होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं चल रहा पूरी बैच में से अगर एक बच्चा भी एडवांस का रिजल्ट लेके जाएगा तो हमारे लिए तो बाहर नहीं आ रहे। चलो 23 A1 की मैग्नीट्यूड दी है 2, A2 का मैग्नीट्यूड दिया है 3 और A1 प्लस A2 है, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। अरे 3 है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन दोनों का वो भी दे रखा है, कोई दिक्कत? तो अब आगे अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो जो लिखा है उसको रिलेट कर लें। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दूं, तो क्या है R² and 3² इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 इंटू लेट से एंगल कितना उनके बीच में थीटा। तो ये 9 से 9 गया, 4 इधर आया, -4, ये अपॉन में 4 इंटू 3 आ गया। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अरे समझ में आया था क्यों बनाई गई? क्योंकि पहली लाइन में वो गिवन था, रिजल्ट की वैल्यू दे रखी थी, तो जो एंगल हमें अननोन था इन दोनों के बीच का वो एंगल मिल गया ना। अच्छा मैं अब आगे बढ़ो निकालना। तो पहले मल्टीप्लाई करते कि पहले प्लस करते? ऐसा बोर्ड में थ्रू सीखना है। 2 into 3 है
वो नीचे आपने डिनोमिनेटर में 4 into 3 है 2 into 3 अरे 2 to 4 into 3 4 मिला 2 हाँ? लोकल में कौन एक मिनट नहीं कंफ्यूजन है तो कर लेंगे हाँ? नहीं वो समझ गया मैं कर लेते हैं और उसको अरे वो लगाओ नीचे वाला ये हाँ उसको 2 लगाओ ठीक है मैं अच्छा लिख रहा हूँ अब ठीक है बस चल तो ये आ गया अपना क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम देखो क्या निकालनी है, हमें निकालना क्या है A1 plus 2A2 का डॉट करना है किसके साथ 3A1 plus 4A2 के साथ डॉट कर दो। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अरे खोल दूं तो A1 के साथ करूंगा तो क्या होगा अरे A1 स्क्वायर तो 3A1 स्क्वायर A1 का इसके साथ किया तो 4A1 डॉट A2 फिर इसका इसके साथ किया 6 A2 डॉट A1 लिखना है तो हम A1 डॉट A2 भी लिख सकते हैं ना उसको। अरे कॉम्पिटिटिव फिर A2 का A2 के साथ किया 8A2 स्क्वायर अरे होगा नहीं समझ में आई। A1 की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर 4 सिक्के 12 और A2 की कितनी है 3 का स्क्वायर 9 8 के 72 प्लस 12 तो 84 प्लस ये 6 और ये 4 10 A1 डॉट A2 बचेगा। अरे चल बे खोलो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन mod A1 mod A2 into cosine of the angle between them तो कितना हो गया ये 6 7 और ये -1/3 तो यानी अरे समझा तो जब तक थीटा नहीं आता तब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं खुल सकता था इसलिए अपन ने पहले थीटा निकाला डॉट प्रोडक्ट में उसका यूज कर लिया कोई दिक्कत। अरे चल बे अबे यही वेक्टर तुम जब मैथ में पढ़ोगे ना तो ऐसे फोकट सॉल्व नहीं होंगे वो मैथ वाले होंगे बड़े बड़े तुम इसको देख के मत टकराओ ये फिजिक्स वाले छोटे प्रॉब्लम फिजिक्स में लगने वाला वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं चल बे मैथ में और एक चैप्टर का नाम है अगले साल आएगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वहां तो 3D का वेक्टर ही पढ़ोगे स्फीयर कैसी फिगर है सर्कल इज 2D सर्कल 2D में होता है स्फीयर इज ए 3D तो वहां स्फीयर की इक्वेशन बनाओगे आप वेक्टर फॉर्म में सब पढ़ने वाले वहां तो इसलिए इन चीजों से काहे घबराना आप तो अपना मेन सब्जेक्ट मैथ मान के चला करो रोज रात दिन मैथ की माला जपा करो। हटा दो तुम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़े हार्डकोर करो ला रहे हो कि मतलब वैसे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किया आंसर आ गया। अगर वैसे आदत डाल दोगे तो मेरे फिजिक्स में फंस जाओगे आप फिजिक्स में और अच्छा लगेगा डिफरेंशिएशन एकदम हार्डकोर लगता है सरफेस से मत पढ़ो खुश होने के लिए बस वो टीचर क्या करता है जैसा बच्चा वैसा मटेरियल दे देता है तो बच्चा परेशान हो जाएगा यार हैरान परेशान छोड़ इसको दो ही मत ज्यादा शीट से नहीं प्रोवाइड करेगा नहीं समझ में आई। और आप अगर रेसिप्रोकेट करोगे प्रॉपर अरे सर ये तो हो गया जल्दी आपको छोड़ बताओ ये ज्यादा इतरा रहा है फिर देगा और आप इतराओगे नहीं तो कैसे देगा नहीं समझ में आई। कोई दिक्कत छोटा प्रॉब्लम करके खुश नहीं होना कहीं पे भी। हाँ अगर आपकी मेंस की बेच होती तो फिर मैं नहीं बोलता वहां ठीक चल जाएगा प्रॉब्लम करके। चलो अभी मॉड्यूल में आ जाओ। पीडीएफ में कुछ है क्या कहीं? हाँ मैंने पीडीएफ में आया मोबाइल खुला हुआ तो पहले पीडीएफ में आता सेकंड पीडीएफ में बहुत लाइन से लिखे दूसरा पीडीएफ खोलो
कितने पेज होना है वो? 21 पेज पे तो 2 दिख रहा है। दोनों सेम ही है। सेम ही है, ठीक है। इंडेक्स से आगे बढ़ के पहले एक्सरसाइज ना, तो पहले एक्सरसाइज में 58, हाँ पक्का नाउ गुड। एक कम 58 में चुप रहो, चलो 58 देख लो कम नहीं हुआ। एक मिनट में देख लो ना, देख क्या दिया है। Let the angle between two non-zero vectors A and B is 120. A और B के बीच में एंगल 120 दिया है। पहले बताओ अपना फेमस सेंटेंस, दूसरा वाला कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। थीटा तो हमेशा प्लस फॉर्म के लेते हैं, यानी एडिशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी 120 एंगल लिखूंगा, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी। और सब्ट्रैक्शन वाले का सही डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिवर्स, जो वेक्टर सेपरेट हो रहा है वो सब ध्यान रखो। चल आइए अब यहाँ जाओ। तो अब यहाँ उन लोगों ने चारों ऑप्शन में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया है, और चारों ऑप्शन में ये है। तो पहले इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट का नाम क्या रखा था उन्होंने? अरे सी रखा था। तो पहले ऊपर एडिशन का फॉर्मूला लिख लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 माइनस 1/2, अरे cos 180 माइनस 60 हो गई ना ये वाली। cos 180 माइनस 60 तो 2 से 2 तो माइनस ab ऐसा बचेगा। अरे पहले पढ़ा, ये हुआ एडिशन वाले फॉर्मूले। अब निकालना क्या है आपने को? सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 120। फिर cos 120 रखूंगा तो माइनस 1/2 आएगा, पर माइनस। यानी अब यही एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया। तो c जो था वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने के बाद बन रहा है, पर यहाँ जब मैंने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया तो उस डाटा में ab सब्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो बड़ी वैल्यू बनेगी ना, जो नहीं आएगी वैल्यू। अरे c से क्या होगी? बड़ी होगी, यानी c से क्या होगा? छोटा होना ही चाहिए हमेशा। हाँ समझ में आ रहा? मे और मस्ट में कैसे ढूंढना? होना ही चाहिए कि हो सकता है? होना ही चाहिए। पल्ले पड़ा, तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? C must be less than mod of a minus b। C की वैल्यू a minus b से क्या होनी चाहिए? छोटी होना ही चाहिए। अरे चल बे, चल 58 के बाद आ जाओ 65। 58 के बाद 65 बताओ। The resultant C of A and B, C is equal to A plus B। अरे दिया पहली लाइन में, the resultant C of A and B is perpendicular to A। अरे स्टैटिक हम कितनी बार कर चुके हैं ना अपन के रिजल्ट किसी एक के क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। फिर से वही पूछ लिया। तो मैंने कहा था ना फॉर्मूला लगाने के बजाय किससे करा करो? स्टैटिक कॉलम सीधे डायग्राम से। बोलो किससे करके दिखाओ? ट्रायंगल लॉ की प्रॉब्लम। ट्रायंगल से करो। पहले बनाओ A, अब C क्या होना चाहिए? के याद है? बहुत सारे पूछे आपने डाउट शुरू में थे ना अपने मॉडल में। तो ये बनेगा B। अरे चल भाई चल, A और C आपस में क्या है? मतलब इसका नाम अगर मैं x लिखूं तो इसके मॉड का वैल्यू भी क्या है? निकालना क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B। एंगल बिटवीन A एंड B ये होगा
और इसको क्या आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले अपन ये निकाल लें, तो ये तो निकल गया, ये दोनों इक्वल है तो ये 45 ही होगा ना, ये 45 तो ये 135 होगा ना, यानी 3π/4 इन रेडियन। अरे पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? क्यों पूछा है? आई डोंट नो, डाउट तो डाउट होते हैं। अरे लिखा, क्लिक किया, हटा दो। चाहता तो एकदम सिंपल बस मॉडल करवा के आपको एक छोटी छोटी कॉलम की शीट देके खत्म कर देता, हमारा चैप्टर खत्म। अब पता लगाओ, सब जगह काइनेमेटिक्स आधा हो गया, वेक्टर तो कब का खत्म हो गया? तुम्हारे दोस्तों कहीं ना कहीं तो होंगे ना दूसरे इंस्टीट्यूट में। अपन क्या भाड़ ठोक रहे हैं क्या? हाथ देंगे जबरदस्ती टांग खींच रहे हैं क्या? ये सब लेना जरूरी है ना? ये सब लेते ही नहीं है। रहेगी बांस, नवाजी की बांसुरी लेते हैं। वो किस पे लेते हैं? सिर्फ उनके वो टॉप बच्चे जो होते हैं, जैसे नारायण सीओ बेच में लेता है, स्पेस वाला फ्लैगशिप बेच, उनका नाम क्या है? फ्लैगशिप। वो एलएन वाला कोहिनूर में लेता है, वो कोहिनूर भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अंधेरी में मारो के पास काली केव्स, महाकाली केव्स के उधर है उनकी रेजिडेंशियल प्रोग्राम। उसी बिल्डिंग में रहते प्रोफेसर भी, उसी बिल्डिंग में रहते बच्चे। नहीं समझ में आए? तो सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, बाकी गए भाड़ में सारा। बल्कि देखा जाए तो रेवेन्यू आया किससे? वो बाकियों से आया, वो तो सब फोकट पे पढ़ रहे हैं। अरे वो टॉप बच्चों की फीस नहीं लेते वो, उनका तो खाना पीना भी क्या है? सब स्पॉन्सर्ड। उनके कपड़े भी क्या है? ऑल स्पॉन्सर्ड, सब कंपनी की तरफ से। साल भर का, मतलब 2 साल का जब तक वो रहेगा वहां, फिर साला जब रिजल्ट लेके जाएगा तो उस दिन भी पैसे लेके जाएगा। हाँ, कम से कम बड़े कैंपस है, ज्यादा कमाते हैं तो वहां बड़ा ज्यादा पैसा देते हैं, 4 से 5 लाख लेके जाएगा। नहीं समझ में आई? पर बेईमान है ना यार, ये बेईमानी है। मुझे नहीं जमते बड़े कैंपस, बेईमानी है। बाकी पेरेंट्स ने क्या बिगाड़ा है? ऐसा उसका खा रहे हो, और उन बच्चों को आप कौन सा फैकल्टी दे रहे हो? टुच्चे से छोटे कहीं से फैकल्टी पकड़ के लाते हैं वो लोग, और उनसे पढ़वा रहे 10-15 लाख रुपए सैलरी देकर। मनो उन बच्चों को कहीं पे भी सीनियर फैकल्टी प्रोवाइड हो ही नहीं रहा है, टुच्चे फैकल्टी पढ़ाते हैं। नहीं चल भाई, माना मैं भी उसी सिस्टम का एक पार्ट हूं, पर गंदा है, ठंडा है पर गंदा है, और वो गंदगी यहाँ नहीं है, इस कैंपस में नहीं है। चलो 73 ABCD is a regular hexagon। तो बनाओ हेक्सागन, अरे बनाओ। कोई दिक्कत? पॉलीगॉन कुछ भी अलग नहीं होता, वही होता है ट्रायंगल पैरेलल लाइन, बस अपना गांव वाला रूल। फर्स्ट का है, अगले का स्टार्ट, कितना भी जोड़ते जाओ, कितना भी जोड़ो। जैसे बोला AB, फर्स्ट का है तो अगला, तो अगला, तो अगला, तो अगला, तो अगला, तो अगला, जी के बाद क्या आता है? चलते जाना चाहिए बस, पहले का एंड, अगले का, और आंसर किससे मिलेगा? पहले और आखिरी को जोड़ के आंसर इज। और जो हमने ट्रायंगल का दिखा ना वही है, ये अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है? हेक्सागन का नाम है ABCDE F and O is the centroid, सेंटर इसका। ये सारे डायगोनल जहां मीट करते हैं वो होता है O। और पहले पढ़ा, चलो अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ AB
प्लस AC प्लस AD। अच्छा, A से सबको ज्वाइन किया उसने, सारे बचे हुए वर्टाइसेस किससे ज्वाइन कर दिए? A से। तो A के साथ उसका निकालो, कोई दिक्कत? तो बस अपनी ट्रायंगल लॉ पैरेलल लॉ को देखने की आदत डालो। आप इतने सारे कॉलम कर दिए तो अपने को समझ में आने लगी चीजें। देखो, चाहो तो नेमिंग करके सॉल्व करो ताकि ज्यादा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। तो मैंने फर्जी कहा था, एक छोटा नाम दे दिया करो। लेट्स से AB वेक्टर का नाम दे दिया मैंने A, अर्जुन भाई। BC का नाम दे दिया मैंने B, कोई दिक्कत? 50 का नाम दे दिया मैंने, बस 3 नाम देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ये A है तो ये भी क्या होगा? ये B है तो ये भी क्या होगा? ये B है तो ये भी क्या होगा? अब इससे क्या होगा? कम लिखना पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखा भाई, आओ बनाते हैं सब। पहला फैक्टर कौन है? AB। तो AB तो है ऑलरेडी, अरे है। हमें चारों ऑप्शन O के साथ जोड़ के दिए उसने, यानी एनी हाउ O में कन्वर्ट करना है। AO या इसमें AO में थी ना, तो हाँ, तो एनी हाउ AO में कन्वर्ट करना है अपने को, तो कर लेंगे। देखो, दूसरा फैक्टर क्या है? AC। AC कहाँ है? ये वाला, अरे AC यहाँ है, अरे दिस इज AC, पल्ले पड़ रही है। तो AC को मैं A प्लस B लिख सकता हूँ। अरे ट्रायंगल लॉ दिखा, कोई दिक्कत? यानी AB को तो मैंने क्या लिख दिया? A। AC को क्या लिख दिया? इसमें कोई शक? AD A प्लस B प्लस D। मैंने D नाम क्यों लाया? C आएगा अभी, अरे इसका नाम C रखो ना। तो ये भी क्या होगा? अरे समझ में आ रहा है? तो AD को अभी कहा ना मैंने, पहले कहा ना, अगले का साथ। तो AB प्लस BC प्लस CD इज AD। तो यानी A प्लस B प्लस C। अरे समझा? कोई दिक्कत? पहले पढ़ रही कहानी। पर A प्लस B प्लस C में चला जाऊंगा तो फिर AO का कहीं रोल ही नहीं आएगा कहीं। देखते फिर AO में करेंगे बाद में कन्वर्ट, पहले A ही बनाओ। A ये है, अब दिख रहा है? C प्लस B इज A। ट्रायंगल लॉ दिखेगा हर बार, इसका दामन कभी छोड़ना ही नहीं। यानी क्या लिखूं? A को C प्लस, अरे पल्ले पड़ा, चलो फिर कौन रह गया? AF कौन है? C। अरे लिख दो C। देखो A 3 बार दिख रहा है, B 3 बार दिख रहा है, C 3 बार दिख रहा है, तो थ्राइस ऑफ, और A प्लस B प्लस C कौन है? अरे AD, 3 AD, और AD कौन है? AO का डबल। तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसकी जल्दी से नहीं समझ में आई। और ये मैंने तुमको सबसे पहले दिन सिखाया था कि वेक्टर का हमेशा क्या देना है? सिंगल लेटर वाला नाम देना है। तो बुक्स के सॉल्यूशन मत देखा करो गूगल बाबा में जाकर, वो अजीब से तरीके से करते हैं। आप अपनी कॉन्सेप्ट से करा दो। कोई दिक्कत? गूगल बाबा पे जाने की आदत पहले दिन से मना कर रहा हूँ, मत करो। भले पूरी रात निकल जाए तुम्हारी एक प्रॉब्लम के पीछे, आई नहीं रहा, लगे वो ट्राई कर रहे हो, रात निकल गई, कोई बात नहीं। अरे पर वो मेहनत खाली जाएगी, तूने दुनिया भर का अपना सारा ज्ञान यूज किया है। तो तेरे को जब डाउट पूछेगा टीचर से तो समझ में आएगा, अरे यार ये हुआ था लफड़ा मेरा, और उस ज्ञान का सरप्लस बन जाएगा तेरे ऊपर जो तूने टाइम बिताया था उस पर। ये था 73। देखना बुक्स वगैरह में इस प्रॉब्लम को वैसे अजीब से तरीके से करोगे।
73 के बाद आ जाओ 74. For 3 vectors, the magnitude of D is A minus B minus, लिखा, and its directions भी बना रखी है. B का वैल्यू दिया है 4, A का वैल्यू दिया है 1, C का वैल्यू दिया है 2. अरे दिया है, अरे चल भाई, और हमें निकालना है D की वैल्यू. चल भाई, हमें क्या निकालना है? अब दिख रहा है कि A और C एक लाइन में है, तो पहले इसको ऐसा लिख दो, A माइनस C माइनस B. अरे ले सकते हैं था, A और C एक लाइन में है, तो मैंने उसको पहले साथ में ले लिया और इसको अलग कर दिया. अरे चलेगा? तो बोलो, अगर A और C अपोजिट डायरेक्शन में है, तो A माइनस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? A माइनस C का, अरे A माइनस C होगा ना, 3 हो जाएगा, फिर डिग्री 0 हो गया. मतलब अगर फॉर्मूले से तुम निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूले से एंगल कितना रखाएगा इन दोनों के बीच में? 180. तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2AC इंटू cos 180. हाँ, 2+4 होता है, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस 2 2 के 4 4 4. तो फॉर्मूले से भी निकलेगा वो 3. नहीं तो डायरेक्ट बोल सकते थे कि यार A में C माइनस करके C को अपोजिट करूंगा तो इधर आके साथ जुड़ जाएगा ना. समझ में आया? यानी कॉलम में A माइनस C इस डायरेक्शन में आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? ये समझ में आया सबको? चलो, अब A माइनस C में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? अरे B को करना है. तो अब ये डायग्राम बदल कर ऐसा हो गया. अरे ऐसा हो गया ये, इसमें कोई शक? पक्का? समझ पा रहा है क्या चल रहा है? तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला फिर लगा दूं. D की वैल्यू कितनी है? 4. वापस सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90. cos 90 क्या होता है? 0. तो कितना हुआ ये? 5. अरे 5 हुआ. और डायरेक्शन निकालनी है साथ. क्या हो गया बच्चा लोग? अच्छी प्रॉब्लम्स को देखते ही नहीं हो, फोकस को बहुत अच्छे से देख रहा है. अरे ऑप्शन ऐसा हो गया, 2 दिन होते तो देखो सर, करेक्ट डायरेक्शन निकालना है तो वो फंडा भूलने का नहीं. सब्ट्रैक्शन की करेक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा उसको रिवर्स करो. अरे B रिवर्स करना पड़ेगा ना. B रिवर्स होकर कहाँ जाएगा? अरे नीचे ऐसा बनेगा ना. समझ में आई? पहले जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में इधर कहीं से जाएगा फिर. अरे पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत? एंगल किसके साथ दिया है? पॉजिटिव x. तो पॉजिटिव x मतलब क्या आएगा? अरे चल भाई, जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो अपॉन में आता है डायग्राम में. तो अपॉन में कौन आ जाएगा? 3. और अपॉन में 3 और ऊपर 4. तो 4/3. अब ये एंगल नोन नहीं है. पहले पुरानी एग्जाम में लॉग टेबल, ट्रिगर टेबल अलाउड थी, तो उस समय के क्वेश्चन भी बुक्स में चल रहे हैं ना, इस कारण वो डिग्री और रेडियन में ऐसा दे रखे हैं. क्या अब पॉसिबल है हमारे लिए निकालना हुआ आंसर? क्या हम डिग्री रेडियन याद कर सकते क्या हो साहब? सही. अब न्यूमेरिकल में देगा, अगर ये हमारे एग्जाम में, तो वो ऑलरेडी किस फॉर्म में देगा फिर? 4 इनवर्स 4/5. अरे पहले पढ़ा 3 4 5 ट्रायंगल 3 4 5.
अच्छा ये तो सीधी फॉर्म हो गया वो। हाँ ठीक है, ये तो सादा फॉर्म हो गया 3/4 वाला ही। पर अगर कुछ और आता तो क्या अपन उसका एग्जैक्ट एंगल वैल्यू निकाल पाते क्या? नहीं, ये तो खैर स्टैंडर्ड एंगल है। 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल बन रहा है। अरे पल्ले पड़ी कोई दिक्कत? ये अपन ने तीसरी बार सॉल्व किया। सॉल्व होने से पहले नहीं बोल सकता था। और बार-बार पूछता कौन है? अरे हटाओ। अच्छा वापस फोटो लेके ले लो। ले लो कौन सा है? हटाओ। नहीं 84 पहले 84 मेरे ख्याल से ये भी दिया था 84 और 85 हमारी क्लास में नहीं थी कि किसी और की क्लास में? 84 85 किसी और की क्लास में। तो देख लो फिर बस देख लो, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे आ रहे ना, तो वैसी गंगा में हाथ भी धोना चाहते हो। होता क्या है कि चलो दूसरे के डाउट में ध्यान लगा लेते हैं तो भी कुछ काम हो जाता है, पर आप लोग जो करके नहीं आ रहे हैं वो दूसरे के डाउट भी नहीं देख रहे हैं, हाथ भी नहीं धोना चाहते हैं गंगा में। तो 3 रस्सियां दिए, देखो ना, इस रस्सी में टेंशन का नाम T1, इस रस्सी में टेंशन फोर्स का नाम, और यहाँ का ऑलरेडी दे रखा है, अरे 20 दिया है। और रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम करने के लिए अपन ने कौन सा सेंटेंस रखा है? फ्रेम बनाओ और जीवन बोलना, वो भी बात करेगा। अरे जरूरी है दुनिया में हर बार तेरी टेस्ट में 3 फोर्स की प्रॉब्लम आएगी? अरे 3 ही फोर्स की प्रॉब्लम आएगी क्या? 4, 5, 6 सब आएगी अपने को, समझ में? तो हर जगह कॉमन फंडा क्या रहेगा? फ्रेम बनाओ और जीवन सुन। वैसे तो यहाँ 3 ही फोर्स है, समझ में? तो हम नाम भी लगा सकते थे डायरेक्ट, पर आप हमेशा आदत किसकी डालो? फ्रेम। तो ये लीजिए फ्रेम बना है। अरे बन गई फ्रेम, कोई दिक्कत? चलो अब बोलो 20 न्यूटन को रिजॉल्व करने की जरूरत है? T1 को है, T2 को है, क्योंकि वो फ्रेम में लाए नहीं कर रहा है, तो कर दो। उसके लिए देखो उन्होंने सुविधा दी है एंगल की, उन्होंने यहाँ पे एंगल 60 दिया था तो ये 30 हो गया, उन्होंने यहाँ पे भी एंगल 60 दिया था तो ये 30 हो गया। आगे एंगल तो T1 का इधर कंपोनेंट T1 cos 30, T1 T2 का इधर T2 cos 30 इधर। अरे समझ में आया? चलो निकालना क्या है? अच्छा T1 T2 का नाम x पर y लिखा, T1 T2 निकालना है तो निकाल दो। और हमारा पॉइंट O कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम, यानी सारे अपोजिट फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो पहले x एक्सिस पर T1 sin 30 should be equal to T2 cos 30, 2 और 2 चला गया तो इक्वेशन क्या आ गई? अरे इक्वेशन आई। चलो y एक्सिस पे देखो, T1 cos 30 equal to T2 sin 30 plus 20, 20 भी है नीचे। अरे 2 वेक्टर है, इसमें T1 की जगह √3 T2 लिखो, तो √3 into √3
3T2/2 equal to T2/2 plus 20, यानी 2T2 equal to 40, यानी T2 equal to, वो यहाँ रख दिया तो T1 equal to, अरे समझ में आया? लामी लगाते तो कैसे लगाते? सारे अपोजिट एंगल बनाने पड़ेंगे पहले, तो बोलो T1 और T2 के बीच में यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है? 150। T2 और 20 के बीच में ये एंगल कितना है? 60। T1 और 20 के बीच में ये वाला एंगल कितना है? 90, 60, 150। अरे है, तो नामी लगाने का पहले तरीका क्या पड़ा था? जो फोर्स उठाते हो उसके अपार्ट में कौन आएगा? उसका अपोजिट एंगल। अपोजिट कौन है? 60। T2 के अपोजिट कौन है? 150। और 20 के अपोजिट कौन है? वही 150। अरे तो यहाँ से T2 का आंसर क्या हो गया? 20। फिर इसके साथ ये सॉल्व कर दो तो T1/√3/2 अरे होगा इज इक्वल टू 20/sin 180 - 30 कितना होता है? sin 30। अरे sin 180 - 30 sin 30 इज 1/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 से 2 गया तो T1 इज, यानी आप लामी से भी कर सकते हो, फ्रेम से भी कर सकते हो, और 3 फोर्सेस हैं तो लामी चल जाती है, पर 3 से ज्यादा आ गए तो लामी चल हो जाएगी। अरे पहले पढ़ा, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 84 है। अब देखो लामी को मैं डिराइव करूंगा, मैंने उस दिन तुम लोगों को डायरेक्ट लिखा थी ना, अब वो क्रॉस प्रोडक्ट से डिराइव होती है, पर वो गलती से किसी बुक ने प्रॉब्लम पहले दे दिया था, इसलिए मैंने तुमको डायरेक्ट पढ़ा दिया था कैसा होता है लामी। इवन टीचर मार्केट में भी ऐसी पढ़ाते, बेटा लामी दिया है पढ़ लो। अभी क्रॉस प्रोडक्ट के केसेस आने वाला है, इसको अपन डिड्यूस करेंगे कि आई कैसे, क्यों आई वो, बनी कैसे, कोई दिक्कत? अरे हटाओ, चलो 84 के बाद आ जाओ 89। प्रॉब्लम के अलावा आपकी सब जगह ध्यान रखा, कंफर्ट में कमी नहीं होना चाहिए। अपन ने फीस क्यों भरी थी? कंफर्ट के लिए। बोले बच्चा रोज जाता है और कंफर्ट में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जाए बाहर। 89 चल, फिर से एक हेक्सागोन दिया है, दिए हैं, नाम दिया है A B C D E और इसको ओरिजिन कहा है O, और सभी वर्टाइसेस में देखो एक लाइन को आगे प्रोड्यूस कर करके क्या दिया हुआ है? एंगल बता रहा है। तो वो अगर नहीं भी देते तो तुमको पता होना चाहिए। क्या चाहता है बेटा, कर लूं? डायग्राम क्वेश्चन क्या हो गया? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ ना क्वेश्चन। सारे फिश प्रिंट हो गया है डायग्राम। अरे जब तो अब जो क्वेश्चन में लिखा ना वो डायग्राम बनाएंगे अपन। अरे क्वेश्चन का डायग्राम हेक्सागोन नहीं है, क्वेश्चन किसका है? स्क्वायर पे है, तो एक स्क्वायर बनाओ ABCD। अरे दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अरे ABCD स्क्वायर है, उस पे 4 फोर्सेस। ये तो तुम्हारी टेस्ट में भी आ चुका है क्वेश्चन, पहले भी तुम लोगों ने पूछा ना क्लास में। अरे B तो फिर सेम ऑर्डर में दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट,
तो बड़े की तरफ जाएगा 2p, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो बड़े की तरफ आएगा 2p, फिर 2p 90 पर, तो √2 2p। अरे पल्ले पड़ा, यानी √2 2p को कैसे लिखते हैं? √8p। कोई दिक्कत? चलो 89 के बाद आ जाओ 91, 89 के बाद 91, बता दो ये बोलो क्या दिया है? द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग x एंड y डायरेक्शन। अच्छा, x और y डायरेक्शन में किसी के कंपोनेंट दिए, rx की वैल्यू दी है n+1 और ry की वैल्यू दी है 1। अरे दी है। If the coordinate system is rotated by angle 60 degree, अगर इस फ्रेम को क्या कर दे 60 डिग्री से घुमा दे, then the components changes to n and 3। तब यही जो x और y कंपोनेंट है, जो n+1 और 1 है, वो दोनों कंपोनेंट बदल के क्या हो जाते हैं? n और 3 हो जाते हैं। अरे पल्ले पड़ रही है। तो अगर ओरिजिनली वेक्टर ऐसे कहीं जा रहा है, अरे आर वेक्टर, उसके ये दो कंपोनेंट हैं, अब उसके बाद क्या कर दी फ्रेम, फ्रेम को अरे रोटेट कर दो, मान लो एंटी क्लॉक घुमा दी, अरे फ्रेम क्या कर दी 60 डिग्री से, और सब जगह से घूम गई। समझा? अब उसी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है? n rx डैश, और ये वाला कंपोनेंट 3, ऐसा बोला है। अरे चौथ भाई कोई दिक्कत? निठल्लो करो भी फटाफट, सब बना दिया। अब ऐसे बैठे हुए मतलब चलते तो यार क्या मतलब अपना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आओ ऐश करें। सब निठल्ले ऐसे बैठे रहते हैं। वो एडवांस बैच वाला क्रेज नहीं आ रहा। स्लीव रोटेट की, वेक्टर भी रोटेट किया। याद रखना, वेक्टर तो जहां है, मैंने आर को घुमाया, क्या आर तो जैसा है वही है, बस फ्रेम क्या कर दिया आपकी बात रोटेट। याद है शुरुआत में कुछ क्वेश्चन थे, एकदम फर्स्ट डीपीपी में वेक्टर कैन बी चेंज, उसमें ऑप्शन में वो लिखा होता है ना कि बाय रोटेटिंग द फ्रेम, तो मैंने कहा ना फ्रेम अगर रोटेट कर दें तो वेक्टर तो जहां है वही है, वेक्टर कहां गया अभी चेंज होगा। वेक्टर आर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वेक्टर आर के कंफिगरेशन में कोई चेंज, हाँ बस कंपोनेंट दे रखे हैं दोनों तरफ के। मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, वेक्टर आर में कोई चेंज, तो दोनों फ्रेम में जाओ और वेक्टर आर को प्रिपेयर करो। बोलो फर्स्ट फ्रेम में वेक्टर आर कितना है?
n plus 1 I cap plus 1 j cap। अरे ये थे शुरू में, सेकंड फिर में बोलो आर वेक्टर क्या होगा? n I cap प्लस 3 j cap। अरे इस फॉर्म में आ जाएगा वो तो। और कैसे होगा अभी ये? दोनों के तो j का इक्वल दोनों के आर दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब अब की बार सीधे इसको वेक्टर टू वेक्टर इक्वेट नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड आर की जो है वो से समझ में आ रही है? सीधे आई टू आई जे टू जे नहीं कर सकते, जे टू से कहाँ बैलेंस? अरे जे से कोएफिशिएंट के जे का कोएफिशिएंट बैलेंस है क्या? नहीं। पर ये पक्का है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अरे इक्वल होना चाहिए। निकलने पड़ा तो मॉड निकालो। कैसे निकालते हैं मॉड? दोनों में अंडर आएगा तो मैं अंडर लिख नहीं रहा, अंदर हट जाएगा। n प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2n प्लस 1 इंटू 1 शुड बी इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 3। अरे होगा तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2। अरे होगा इज इक्वल टू, बीच का प्लस 1 नहीं लिखे, ओके बाद में भी चलेगा। अरे ये वाला मैंने लिख दिया। फिर n स्क्वायर प्लस 9 प्लस n स्क्वायर तो शहीद हुआ, 2n प्लस 2n 4n इधर आया, 6n माइनस 4n, ये 2 और 1 3 और 1 में से 9 गए -5, तो n इज सर बट वो पहले से कंपोनेंट का होगा ना, तो सिर्फ रूट n plus 1 होल स्क्वायर 2 टाइम्स n plus 1 का जरूर। अरे ऑलरेडी एक मिनट मैंने पूरा क्या कर दिया? अब नहीं, ए और बी के वैल्यू को लेकर दो अलग अलग वेक्टर नहीं है, ये एक ही वेक्टर है आई जे। आई और जे का मॉड कैसे निकलता है? आई का प्लस वो 2a की वाली टर्म एक्स्ट्रा लिख दी ना मैंने, यानी n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस, तो यानी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस, यानी 2n इक्वल टू, यानी n इक्वल टू, वो 2a भी नहीं है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही निकाल रहे थे। अरे आई और जे वेक्टर का क्या निकाल रहे थे? मॉड, मैग्नीट्यूड। नहीं समझा? ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। 99 चलो 99 पर आ जाओ, हटाओ ये। ना जब इधर ठंडा बहुत हो जाता है ना तो सीधे 28 करके छोड़ दिया करो।
नहीं समझ में आई? 28 कर लो, 24 भी नहीं। हाँ बस, अब थोड़ी देर ऐसा रखोगे तो अपने आप क्लाइमेट प्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद देखने जाना गर्मी लगेगा, कोई दिक्कत? चलो 99 if a plus b is perpendicular to b, देखो रे, a plus b जो है वो perpendicular to b दिया है, and a plus 2b, ओ अगर b के डबल को जोड़ता हूं then it becomes perpendicular to a, ऐसा दिया है। निकालना क्या है? चार ऑप्शन में a और b के बीच में संबंध, क्या निकालना है? आओ संबंध निकालें। अरे ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? तो पहले इसका करते हैं, a प्लस b का डॉट b के साथ किया तो आंसर इज, करो इनका डॉट, a डॉट b प्लस b डॉट b बोले तो इक्वल टू, अरे होगा एक इक्वेशन। अब इसका डॉट करो, ये भी क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्यों? a डॉट a स्क्वायर प्लस 2b डॉट a को मैं a डॉट b लिखूं चलेगा? a डॉट b की वैल्यू ऊपर से क्या है? माइनस b स्क्वायर है, ये यहां रख दूं तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, तो यानी a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? तो a इक्वल टू कितना हो गया? अरे समझ में आया? अच्छा, जब भी अपन वेक्टर्स की कॉलम में कहीं रूट लेते हैं तो हम इनसे सिर्फ प्लस वाला ही क्यों लेते हैं हमेशा? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ये मैग्नीट्यूड से ना ए और बी। चलो अगले पे आ जाओ, 100 हटाओ ये, A1I plus A2J, इट इज ए यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अरे 1 होना चाहिए। एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू 4I माइनस 3J, तो यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए। तो बस चार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। नहीं समझ में आई? तो पहला ऑप्शन A1 0.6 और A2 0.8, अगर यहाँ 0.6 लिखूंगा, यहाँ 0.8 लिखूंगा तो 0.6 और 0.8 का मैग्नीट्यूड तो बना जाएगा। अरे 0.668 का पॉइंट बनाएगा ना, तो 0.6, नहीं समझ में आई? अरे अंडर रूट 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर क्या होता है? अरे 1 होता है, ये भी तो 1 होता है ना, यानी मैग्नीट्यूड तो बना जाएगी। अब चेक करो इसके साथ डॉट 0 होगा कि नहीं, तो 0.64 का 2.4, 0.83 का, तो ये तो पहले वाले में ही आ गया। तो अब दूसरे चेक करने की बात, अगर एग्जाम में हमारा बैठने की खराब हुआ तो हो सकता है पहला वाला फिट ना हो, तुम्हें दूसरा करना, हो सकता है वो भी फिट, तुम्हें तीसरा करना, मतलब बैटलर खराब है तो चौथा निकलेगा फिर।
भाई मेरी टाइम जाएगा ना 3 को करने में, कोई दिक्कत। और अभी तो अपना गारंटी आ गया। अरे चौबे चलो 102 जिन लोगों ने भी डाउट से बोले हैं ईमानदारी से लोगों ने तो किए ना सब, न्यूमेरिकल कॉपी में मंगा हुआ किसी भी दिन। टेल यू मैं तो सीधे पेरेंट्स को फिर कॉल करता हूँ। पेरेंट्स के साथ हम दगाबाजी नहीं कर सकते, बहुत दुख था बेटा। ऐसे पेरेंट जब मैं खुद बना था मेरे को समझ में आता कि अरे यार कितनी तकलीफ होती है, पेरेंट को सब पता होना चाहिए। नहीं समझ में आई तो आप ईमानदारी से जो कर रहे हो घर पे बता के करा करो कि मैंने आज पढ़ाई कम की, तो कम बताओ मेरा आगुन नहीं हो रहा था आज, कम की, और नाइट में बताओ। समझ में आई? फिर बोलो कि इसकी रिकवरी में कल या परसों करूंगा। सर बताने की आदत डाल रहा है पेरेंट्स को ना, कभी धोखा नहीं देना। बहुत बहुत तकलीफ होती है। नहीं चल रहे मतलब जैसे मेरी डॉटर भी है, तुम्हारे सीनियर बैच में है, उसको मैं तकलीफ देता। वो शुरू से मैंने देखा था उसको 6-7 में जब थी, उसकी माँ बहुत पीछे पड़। क्यों? लड़के को बहुत देखा ना, लड़का है, लड़की को नहीं देख रहे। मतलब ऐसा सब बोलने लगी थी। अरे मेरे क्या, मैं टीचर हूँ, मुझे समझ में आता है इसकी फ्रीक्वेंसी वो नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूंगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। वो बचपन से दिखता है ना, कैलकुलेशन समझ में आता है बचपन से ही कैसे कॉपी में करता है। तो उसको मैंने फ्रीडम दे दिया, मैंने ठीक है जितना तो कर सकती कर। कोई भी ऑप्शन है मार्केट में खुलेंगे और आगे आएंगे, उसको कुछ और वो कराऊंगा। और वो सब करने के लिए उसको मन तो लगाना पड़ेगा ना कहीं। अरे अगर मैं जैसे सपोज उसको इच्छा होती है, आजकल जरा नए कोर्स चल रहा है ना बच्चों, जापानी सीख लेती हूँ, जापान चली जाऊंगी लैंग्वेज सीखने का। अरे पर उसमें तुम क्या सोचते, फोकट है क्या? अरे उतनी मेहनत होगी ना, वापस मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी, किसी फील्ड में कोई काम, तुम सोचो कॉमर्स ले लेंगे, कॉमर्स तो इजी, और कॉमर्स बहुत भारी सब्जेक्ट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मेहनत करने की पहले आदत डालो तो समझ में आता है कि अपने आप आपको मार्केट में सब लोग जगह देंगे। तुम्हें फ्रीडम दे रखी है, ठीक है मत कर, जितना करने का करते रहे। वीकेंड में मेरे साथ पिक्चर देखने भी बिठाता हूँ, चिंता नहीं, वेट जितना टाइम वेस्ट करते ठीक कर। तो उसको रियलाइज करा दो किससे क्या हो रहा है। इसी टाइम पर देख, उसी समय मेरे को मोबाइल पर क्या आता है, किसी के नाइट में डाउनलोड दे रहे थे पहले में सीओ बच्चे के, तो उसको बोलते देख ये अभी तक पढ़ रहा है, अपन पिक्चर देख रहा है। नहीं समझ में आई? जिस दिन रियलाइज होता है थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। शिविंग पूरा उल्टा था उसका सर, वो उससे तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था बाद में। हाँ उस समय कुछ स्कॉलर्स मेरे को बीच बीच में आते नहीं थे, करते करते कुछ ओलंपियाड लेवल वाले, तो उससे पूछता था और वो बता के देता था ऐसे क्या होगा। ठीक है, वो एक अलग कहते, मेहनत मेहनत होती है। फिर बोल रहा हूँ मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है। काम चोरी से फल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मेहनत करो सब होता है, जेन्युइन मेहनत। चलो 102 the vector B which is collinear with the vector A। ठीक है साहब, B और A कोलिनियर है, तो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन बोलो। और सबसे पहले दिन पढ़ा था सेम डायरेक्शन, मेन कंडीशन ये थी ना, हमने कुछ स्टेटमेंट बनाए थे कि all parallel vectors can be said to be collinear and vice versa is also true।
सारे पैरेलल भी कोलिनियर हो सकते हैं और सारे कोलिनियर भी पैरेलल। पर डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी जाना चाहिए। कितना ही हो गया? चलो और क्या दिया आगे? अच्छा ए के देखो कोऑर्डिनेट लिख दिए 2 1 -1, यानी वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो गया? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं। ओके, ए डॉट बी लिखा हुआ उन्होंने। आप बी को कुछ सपोज कर लो। सेम डायरेक्शन है तो क्यों अननोन सपोज करें? इसको इस प्रॉब्लम के साथ कॉपी में ऐसा करो, नोट करके लिखो। ये इसको थ्योरी बनाओ, थ्योरी सेम डायरेक्शन वेक्टर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो ए शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स बी होना चाहिए ना, तभी तो सेम डायरेक्शन हो पाएगा। नहीं समझ में आई? वेक्टर ए मस्ट बी सम कांस्टेंट टाइम्स बी, तो इसको नोट करके कॉपी में थ्योरी में लिखो। अब जहां चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब थ्योरी में डालो। फॉर कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, अच्छा एंड पैरेलल वेक्टर क्यों बोल दिया मैंने? ये ऑल पैरेलल आल्सो कोलिनियर। फॉर कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर ऐसा हेडिंग लेके आप नीचे लिखो। अगर वेक्टर ए है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और वेक्टर बी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर ये कोलिनियर या पैरेलल है तो इसका मतलब एक को किसी दूसरे का कुछ कांस्टेंट टाइम्स होना पड़ेगा, तभी डायरेक्शन सेम हो पाएगी। नहीं तो डायरेक्शन कभी सेम, तो इसका मतलब दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो k होना चाहिए ना। यानी x1 upon x2 should be equal to k, y1 upon y2 should be equal to k, z1 upon z2 also should be equal to k। मतलब रेशियो आपस में सबके इक्वल होने चाहिए। तो इससे अपन कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर के नाम से। कोई दिक्कत? तो भाई साहब इस प्रॉब्लम में भी अगर वो कांस्टेंट रेशियो k मान लूं, अरे मान ले, तो क्या मैं लिख सकता हूं b को 2ki, j को kj, k को अरे k हो जाए। अब k का नाम दूसरा रखो बेटे। लेट्स से कांस्टेंट रेशियो इज, कुछ और नाम रखो m। अरे चल भाई, तो 2m m। अरे सबके गलोत्री क्या किया? क्यों कर रहे हैं टाइम? क्योंकि वो कोलिनियर है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है? 3। अरे 3 दिया है तो इनका डॉट करो, 2m into 2 m into 1 minus m into -1, तो 4 और 1 5 और 1 6, 6m equal to 3, तो m equal to कितना आ गया? यानी वेक्टर b क्या हो गया? I plus 0.5j minus 0.5k। अरे ये हो गया, क्या निकालना क्या था? अच्छा कोऑर्डिनेट, तो ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट 1 1/2 minus 1/2, ये आंसर हो जाएगा। और ये नोट अब हमेशा ध्यान रखना, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के लिए ऐसा हमेशा कर सकते हैं। चलिए सेकंड पीडीएफ के बाद अभी खुला हुआ है मोबाइल, तो उसमें एक और क्वेश्चन निकाल दो, और डीपीपी निकालो, वेक्टर्स और डीपीपी। हाँ 33 पेज का सबसे नीचे ही डीपीपी 7 में जाने का रे बाबा। डीपीपी 7 डॉट रखा है क्या?
हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यस। तो TPP 7 में क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अब ये थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, वेलोसिटी बढ़ा गया ना, और देखते क्या होगा। द वेलोसिटी ऑफ अ चलिए, वेलोसिटी दे रखी है 6i कैप प्लस 2j माइनस 2k। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पैरेलल टू अ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j। अरे तो अपना k थी ना, v का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में निकालना है। अरे ऐसे लिखा था मैंने, और 4 ऑप्शन वेक्टर में, यानी फॉर्मूला कौन सा लगाऊं वेक्टर वाला? बोलो फॉर्मूला क्या था? a कंपोनेंट b इक्वल टू a डॉट b इनटू वेक्टर b अपॉन, तो v कंपोनेंट a इक्वल टू v डॉट a इनटू a अपॉन, अरे सेम फॉर्मूला, तो v डॉट a करो 6 प्लस 2 माइनस 2 वेक्टर a i प्लस j प्लस k अपॉन वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, 1 1 1 3 आएगा, ये 2 से 2 गया, 3 से 2 सा हो गया, तो 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के आंसर हो गया। अरे समझ में आया? जस्ट फॉर्मूला यूज करना और कुछ भी नहीं। चलो अब मोबाइल बंद करो। और तुम लोग बोलते ही इतने सारे, एक ही जगह इतने सारे डाउट बना दिए। कोई मानता नहीं, इसका फोटो खींच के रखो। तो अगले लेक्चर में और डाउट निकाल के लाना। तुम लोगों ने HCV की वेक्टर स्टार्ट की कि नहीं? आपकी बार HCV करके आना। HCV का मॉडल मैंने PDF डाला क्या? HCV में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वेक्टर के, हार्डली 17-18 क्वेश्चन है। नहीं, आप तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले भी ट्राई मारो, भले मेरे केस में किसने लाया है? 5 लोग